हेलो एवरीवन, बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जैसे कि आपको पता है, हम हैंड आउट सोल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आपके पिछले साल के जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आ चुके हैं और जो शायद आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उन सब का एक कलेक्शन हमने बनाया है। वो हम आपको देंगे भी और साथ ही साथ हम उनके सोल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड करेंगे जो इस क्लास में आपको कराए जाएंगे। क्लास हमारा जो चल रहा है, इसमें आज का जो चैप्टर है वो है जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और ये चैप्टर हमारा छोटा चैप्टर है लेकिन इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसी क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे और कुछ इस तरीके से अपनी क्लास ले चलेंगे आगे, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन समझकर फिनिश करेंगे अपना ये वाला पेपर। ठीक है, तो बिना डिले किए सबसे पहले शुरू करते हैं। जनन स्वास्थ्य का पूरा एक ब्यौरा क्या है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें पता है कि ऑब्जेक्टिव है, वेरी शॉर्ट है, लॉन्ग है, केस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे गए हैं अभी तक। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं कॉलम में। कितना समय लगेगा आपको सॉल्व करने में, उनका भी टाइम हमने मेंशन कर दिया, और याद करने में कितना समय लग सकता है वो भी हमने मेंशन कर दिया है। यानी इस तरीके से कुछ आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव है। आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चंस होते हैं, फिर 4 ऑप्शंस होते हैं, आपको इनमें से चूज करना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है सबसे पहले कि a human male decide to adopt a surgical method for contraceptions. Identify the point in the diagram where a cut would be made and tied. ठीक है, ओके। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको एक प्रोसेस बताया गया होगा जिसमें परमानेंट बर्थ कंट्रोल किया जाता है, जिस प्रोसेस को आप स्टेरिलाइजेशन टेक्निक भी कहते हो, प्रोसेस भी कहते हो। यानी अगर एक एज के बाद किसी पेरेंट को बच्चे नहीं चाहिए या किसी कपल को बच्चे नहीं चाहिए, तो वो इस परमानेंट प्रोसीजर की तरफ जाते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, मेल की बॉडी में अलग एंड फीमेल की बॉडी में अलग सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं और परमानेंट बर्थ कंट्रोल हो जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि गिवन डायग्राम में हम मेल में ये सर्जिकल मेथड करना चाहते हैं, तो हम मेल का ऐसा कौन सा पार्ट कट करके उसको टाई कर देंगे ताकि परमानेंट बर्थ कंट्रोल हो जाए। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। ठीक है, और हम सभी को पता है कि जब परमानेंट स्टेरिलाइजेशन मेथड हम ले आते हैं तो उसमें हम ये जो वॉस डिफरेंस है ना, इनको काट कर क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपसे ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हम कट लगाएंगे किस पर, पॉइंट क्यू पर, है ना। कहां पर कट लगाएंगे, पॉइंट क्यू पर। देखो ये वाला जो नली है इसको हमने क्या नाम रखा है, पॉइंट क्यू, है ना। तो पॉइंट क्यू पर हम कट लगाएंगे, क्यों, क्योंकि भाई स्पर्म यहाँ पर जब मेच्योर हो जाएगा तो मेच्योर होने के बाद ये वॉस डिफरेंस से ऊपर की तरफ जाता है, तो इसी वॉस डिफरेंस को काट कर बांध दिया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगेन अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, एन इनफर्टाइल कपल वॉज एडवाइज्ड टू अंडरगो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बाय द डॉक्टर। Out of the option given below, select the correct stage for transfer to the fallopian tube of successful result. अब यहाँ पर कह रहा है, एक डॉक्टर ने एक इनफर्टाइल कपल को एक एडवाइस दी है कि आप इन विट्रो आईवीएफ टेक्निक से बच्चे पैदा कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ऐसा क्या ट्रांसफर करेंगे हम किसी फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में, उसके लिए हमें करेक्ट ऑप्शन बताने हैं। 4 ऑप्शन है हमारे पास। क्या जाइगोट डाल सकते हैं फैलोपियन ट्यूब में, या फिर जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर डाल सकते हैं, या फिर एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स डाल सकते हैं, या ब्लास्टोसिस्ट स्टेज का एम्ब्रियो हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम सभी को पता है कि जब जाइगोट कम से कम 8 ब्लास्टोमियर के स्टेज में होता है ना, जब ये क्या होगा, कम से कम 8 ब्लास्टोमियर के स्टेज में होगा, तब हम इसको कहां पर ट्रांसफर कर देते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। और ये जो टेक्निक है इसे हम क्या नाम देते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक। ठीक है, अब ये कौन सी टेक्निक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में ही जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए बी इज द करेक्ट आंसर। अगेन अगला क्वेश्चन कह रहा है the periodic abstinence by a couple for family planning should be from, यानी कि अगर कोई कपल फैमिली प्लानिंग कर रहा है तो उसे अपने सेक्सुअल इंटरकोर्स में कितना समय छोड़ देना चाहिए ताकि उसमें प्रेगनेंसी ना हो पाए। ठीक है, 4 ऑप्शन है। डे 5 to 10 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल का 5वां से 10वां दिन, या फिर 13वां से 15वां दिन, या 10वां से 17वां दिन, या 16वां से 20वां दिन। ठीक है, तो यहाँ आप सभी को पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें से 17वें दिन में जो फीमेल बॉडी होती है वो ज्यादा फर्टाइल होती है। क्यों? क्योंकि उस समय एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो कह रहा है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, जिसे आप रिदम मेथड भी कहते हो, ये एक नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड है जिसमें जो मेल और फीमेल दो कपल्स होंगे वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 से 17वें दिन पर इंटरकोर्स ना किया जाए। ठीक है, और फॉर इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग ये जो एब्स्टिनेंस है शुड बी टिपिकली बी प्रैक्टिस्ड फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ अ 28 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें से 17वें दिन तक ये अवॉइड किया जाता है, क्योंकि इस समय में ओव्यूलेशन पीक पे फर्टिलिटी लेकर आता है, और अगर इस समय सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया तो प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगेन अगला क्वेश्चन, ऑब्जर्व द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी गिवन बिलो। अब ये एक डायग्राम दे रखा है, कह रहा है इसमें हमने एक टेक्निक अपनाई है जिस टेक्निक को हम नाम दे रहे हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें इनफर्टाइल कपल्स जो होते हैं वो बच्चे पैदा करने में सक्षम हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ आपको डायग्राम में क्या दिख रहा है? डायग्राम में दिख रहा है कि ये बड़ा सा जो सेल है दिस इज एग सेल। ठीक है, एग सेल को हमने एक टूल से होल्ड करके रखा है, और इस एग सेल में हम एक निडल से क्या डाल रहे हैं? स्पर्म इंजेक्ट करा रहे हैं। ठीक है, समझ आई इसमें हम क्या कर रहे हैं? एक एग सेल को हमने एक होल्डिंग टूल से होल्ड कर रखा है, हम उस एग सेल में एक निडल के थ्रू स्पर्म डाल रहे हैं। तो कह रहा है इस डायग्राम को देखकर आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? IUT, IUI, ICSI या ZIFT? तो यहां ध्यान से देखेंगे तो ये है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन टेक्निक, जिसमें हम एग के अंदर इंजेक्शन से स्पर्म को डाल देते हैं। ठीक है, तो ये जो टेक्निक जो हमें डायग्राम में दिख रही है दिस इज ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जो एक एडवांस ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आने वाला प्रोसीजर है। इसमें हम एक स्पर्म उठाएंगे, सिरिंज में भरेंगे, उसको सीधे एग की साइटोप्लाज्म में डाल देंगे और तब जाकर वहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इस टेक्निक को कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन टेक्निक। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें यहाँ पर एक टेबल दे रखा है, इस टेबल में हमने एक साइड में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड लिख रखा है और दूसरी तरफ हमने मोड ऑफ एक्शन बना रखे हैं। ठीक है, हमें इन ABCD ऑप्शन में से सही ऑप्शन चूज करना है कि क्या होगा। अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में कह रहा है पिल्स, कॉन्डम, वैसेक्टोमी, कॉपर टी। मोड ऑफ एक्शन कह रहा है प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग सर्विक्स, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, इनहिबिट ओव्यूलेशन, सीमन कंटेंट्स नो स्पर्म। इसमें क्या सही जवाब होगा? तो यहाँ पर अगर आप देखो, चलो ग्राफ पीछे गया तो हम पीछे की तरफ से समझाते हैं। अगर कोई फीमेल पिल्स खाती है तो पिल्स के अंदर ऐसे तरीके के हार्मोन्स होते हैं जो उसकी बॉडी में ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देते हैं, तो ए का थर्ड वाला यहाँ पर हम टिक कर सकते हैं। अगर आप कॉन्डम की बात करोगे तो कॉन्डम जो होता है ये स्पर्म को फीमेल सर्विक्स में जाने से रोक देता है क्योंकि एक फिजिकल बैरियर है। ठीक है, वैसेक्टोमी की अगर हम बात करेंगे तो वैसेक्टोमी जो होता है इस प्रोसेस में ये एक मेल बॉडी में स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस है जिसमें मेल के स्पर्म
मेल के सीमन में कोई स्पर्म नहीं होता, क्योंकि हमने वॉस डिफरेंस को काट कर टाई कर दिया है, जिसकी वजह से स्पर्म उनके टेस्टिस में ही रह जाता है। कॉपर टी की बात करेंगे तो कॉपर टी जो होते हैं वो क्या करते हैं, कॉपर टी इम्प्लांटेशन नहीं होने देते हैं। ये भी एक तरीके का आईयूडी होता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होता है, और इस तरीके से हम कह सकते हैं सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन कॉलम जैसा ही क्वेश्चन है, ए बी को देखना और बताना है सही क्या होगा, GIFT ICSI ZIFT IUI में। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो तो फिर से चार्ट की तरफ ही हम चलते हैं, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे हमने चार्ट नहीं लगा रखा है, तो हम चार्ट की तरफ ही यहाँ पर ध्यान देंगे। ओके ठीक है, तो GIFT गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यानी अब हम किसका ट्रांसफर कर रहे हैं, गैमीट का ट्रांसफर कर रहे हैं। ऐसी फीमेल जिसमें एग नहीं बन रहा, उनकी बॉडी में गैमीट फैलोपियन ट्यूब में डाली जाती है। इस टेक्नोलॉजी को हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। और ये जो GIFT है, इसमें हमने क्या देखा, हमने कहा GIFT में भाई हमने क्या किया है, ट्रांसफर किया है ओवम का एक डोनर फीमेल से किसी अनदर फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में, जिसकी बॉडी में एग नहीं बन रहा। ICSI की अगर हम बात करेंगे तो हमने इसमें स्पर्म का इंजेक्शन लगाया है, किसमें, ओवम में। अगर हम ZIFT की बात करेंगे तो अब हम यहाँ पर जाइगोट, फर्टिलाइज्ड जाइगोट को कहां पर डालते हैं, फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं। तो ये हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ अर्ली एम्ब्रियो इनटू द फैलोपियन ट्यूब। अगर IUI की बात करेंगे तो IUI में हमने क्या किया है, ट्रांसफर ऑफ सीमेन फ्रॉम द डोनर इनटू द वेजाइना ऑफ फीमेल, यानी कि अगर किसी मेल में सही से उनका सीमन स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनमें स्पर्म की क्वालिटी कम है, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम डोनर मेल का स्पर्म लेते हैं और उसको हम फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। ये जो प्रक्रिया है इसे हम कहते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, IUI। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर इज डी। ओके अब अगेन अगला क्वेश्चन हमारा असर्शन एंड रीजन बेस्ड है। आपको पता है यहाँ पर दो स्टेटमेंट होंगे, दोनों स्टेटमेंट देखने हैं और दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें अपने ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है। ठीक है, पहला कह रहा है डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड फॉलोड बाय MTP इज एन इलीगल प्रैक्टिस। अगेन कह रहा है एमनियोसेंटेसिस इज अ प्रैक्टिस टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर ऑल्सो। अब ध्यान से समझो, है ना, एक सेकेंड, अब ध्यान से समझो। अब यहां हम देखेंगे तो हमें पता है कि एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में अनवांटेड प्रेगनेंसी को क्या किया जाता है, टर्मिनेट कराया जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक प्रोसेस है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सगर्भता का चिकित्सकीय समापन, जिसमें हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं, अबॉर्शन करा सकते हैं। ये लीगल है हमारी कंट्री में, लेकिन यह इलीगल कब हो जाता है, जब कोई जाकर के किसी बच्चे का जो लिंग है, जो सेक्स है, उसको चेक करा लेता है। ठीक है, और अगर सेक्स जांचने के बाद वो MTP करा रहा है तो ये एक इलीगल प्रोसेस होता है। तो ये हमारा बिल्कुल सही बात है कि भाई अगर हम किसी चाइल्ड का, जो बच्चा पेट में पल रहा है, उसका सेक्स डिटरमाइन करके फिर MTP करा रहे हैं, तब तो ये इलीगल है। ये इसका मतलब असर्शन ट्रू है। रीजन देखो, रीजन में दूसरा स्टेटमेंट है, इसमें एमनियोसेंटेसिस की बात कर रही है और पहले स्टेटमेंट में MTP की बात कर रही है। अब MTP तो करेक्ट था जो हमने स्टेटमेंट अभी पढ़ा, अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। कह रहा है एमनियोसेंटेसिस इज अ प्रैक्टिस टू द टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर ऑल्सो। एमनियोसेंटेसिस, जिसे आप उल्व वेधन कहते हो, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी बच्चे का जेनेटिक डिसऑर्डर जांच सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, और साथ ही साथ इससे आप बच्चे का सेक्स भी पता कर सकते हो, लेकिन ये इलीगल है अगर आप एमनियोसेंटेसिस से किसी का, बच्चे का सेक्स पता कर रहे हो कि वो लड़का है कि लड़की। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट आपस में सही है, लेकिन एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं कर रहे, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। इस वजह से हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगेन अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजन बेस्ड है।
पहला असर्शन कह रहा है सहेली is the world first non-steroidal oral contraceptive pills. It has been developed by National Institute of Immunology, New Delhi. ठीक है, अब सहेली की अगर आप बात करो तो सहेली एक क्या है, पिल्स है भाई, दवाई है। इस पिल्स का हम यूज करते हैं बर्थ कंट्रोल करने के लिए, और ये जो पिल्स है सबसे पहले बनाई गई है CDRI में, और ये CDRI कहां पर है, लखनऊ में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहां से बिल्कुल रॉन्ग है एंड फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो हम कह सकते हैं असर्शन सही है लेकिन रीजन फॉल्स है। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बाद हम बढ़ गए हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर, इसको भी खत्म करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है नेम एनी 2 कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। हमें एक आईयूडी बताना है एग्जाम्पल में, और इस आईयूडी के 2 एग्जाम्पल बताने हैं, और हमें बताना है कि क्यों ये एक इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव चीजें होती हैं। ध्यान से देखना, हम बात कर रहे हैं आईयूडी की, ऐसी आईयूडी जो क्या रिलीज करती है, कॉपर रिलीज करती है। ठीक है, कॉपर रिलीज करने वाली जो आईयूडी है उसमें 3 आईयूडी मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर तो क्वेश्चन में आपको 2 ही पूछा गया, लेकिन आपके सिलेबस में 3 दे रखा है। एक है कॉपर टी, एक है कॉपर 7 और एक है मल्टी लोड 375। ये तीनों क्या है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। यानी इस इंट्रायूटेराइन डिवाइस में, यानी एक ऐसा डिवाइस जिसमें कॉपर है, जिसे फीमेल के यूटेरस में लगाया जाता है अनुभवी डॉक्टर और नर्सों के द्वारा, ये जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है इससे क्या होता है, बर्थ कंट्रोल होता है। ठीक है, अब क्यों हम इस कॉपर को फीमेल की यूटेरस में लगा रहे हैं, इस कॉपर का ऐसा क्या काम है। तो कॉपर आयंस जो होते हैं ना, ये ऐसे तरीके के आयंस है जो स्पर्म की जो क्षमता होती है ना उसको खत्म कर देता है ना। यानी कि स्पर्म की जो फर्टिलाइज करने की क्षमता है, देखो लिखा है ना फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, उसको क्या कर देगा, सुप्रेस कर देगा। साथ ही साथ ये क्या करेगा, स्पर्म को खा भी जाता है, फैगोसाइटोसिस भी करता है, स्पर्म को खत्म भी कर देता है, और यूटेरस से बाहर की तरफ यानी फैलोपियन ट्यूब में ये नहीं जा पाता, कौन, स्पर्म। अब क्योंकि यूटेरस में कॉपर टी है जिसमें से क्या निकल रहा है, इस तरीके का डिवाइस होता है गाइस, ऐसे टी जैसा होता है, ऐसे धागे होते हैं इसमें, और इसमें लपेटे होते हैं क्या, कॉपर, है ना। प्लास्टिक की डिवाइस होती है और इसमें क्या लपेटे होते हैं, कॉपर लपेटे होते हैं। इसको कहाँ लगाया जाता है, यूटेरस में। ये जो कॉपर आयन है स्पर्म की मोटेलिटी, स्पर्म की बाकी मूवमेंट, ये सारी प्रोसेसेस को कम कर देता है, जिसकी वजह से स्पर्म यूटेरस से बाहर मतलब आगे की तरफ फैलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंच पाता। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है एसटीडीज कैन बी कंसीडर्ड एज सेल्फ इनवाइटेड डिजीज कमेंट। एसटीडी इज फुल फॉर्म है एसटीडी का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, यानी हिंदी में इसको कहते हैं यौन संचरित रोग। कौन से, एक एग्जाम्पल देती हूँ, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि HIV वायरस से होने वाला एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एसटीडी जो बीमारी है इसको हम कहते हैं कि सेल्फ इनवाइटेड, हम खुद ही इस बीमारी को बुलाते हैं, ऐसा क्यों। ठीक है, अब देखो कह रहा है ये जो एसटीडी है इसे हम सेल्फ इनवाइटेड इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। कैसे फैल सकता है, अगर हम किसी डिजीज्ड पर्सन से, किसी पहले से बीमार पर्सन के साथ अगर किसी ने अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट बनाया है तो उसकी वजह से, उसके बॉडी फ्लूइड की वजह से ये बीमारी हेल्दी पर्सन में भी ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, और अगर किसी ने इस तरीके का अगर सेक्सुअल कांटेक्ट बनाया है किसी डिजीज पर्सन के साथ जो कि अनप्रोटेक्टेड है, कॉन्डम्स का यूज नहीं है, इन सब की
कमी की वजह से, या कह सकते हैं इन सबके इग्नोरेंस की वजह से डिजीज पर्सन की बीमारी नॉर्मल पर्सन में ट्रांसफर हो जाती है। अब क्योंकि ये खुद ही लोग इनवाइट करते हैं, क्योंकि वो ध्यान नहीं देते कि शायद बीमारी हो सकती है, इसी वजह से इस बीमारी को हम सेल्फ इनवाइटेड बीमारी कहते हैं। अगेन कह रहा है, मेंशन द प्राइमरी एम ऑफ द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। अब हमें पता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी प्रोग्राम किसके लिए बनाया गया है? इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए, है ना। अब हमें पता ये चीज तो है भाई कि चलो कोई कपल है, 2 साल से बिना किसी प्रोटेक्शन के वो सेक्सुअल कांटेक्ट में है, उसके बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा। इसका मतलब है कि वो क्या है, किसी बॉडी में कोई ना कोई दिक्कत है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रेगनेंसी अकर नहीं हो रही है। अब ये तो या मेल बॉडी हो सकती है या तो फीमेल बॉडी हो सकती है। अब उनको इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी डेवलप करी गई है। तो इसका जो मेन एम है वो ये है कि जो इनफर्टाइल कपल्स हैं, जो बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे हैं, वो सक्सेसफुली बच्चे को जन्म दे सके। अब ये एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसमें कपल्स जो होते हैं वो ट्रीटमेंट, जैसे मान लो बहुत दवाइयां उनकी हो रही है फिर भी वो सही नहीं हो पा रहे, है ना, बहुत दवाइयों के बाद भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे, वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो तब जाकर वो इस टेक्नोलॉजी के भी मदद से वो क्या कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो है ये इनफर्टाइल कपल को हेल्प करती है ताकि वह एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सके। तो इसी वजह से हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर वाइडली एक्सेप्टेड फॉर कंट्रोलिंग द इंक्रीजिंग रेट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, यानी कुछ लोग मौखिक दवाइयां खाते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मतलब कुछ लोग कैसी दवाइयां खाते हैं, मौखिक। ठीक है, अब ये जो मौखिक दवा है इससे ये क्या कर रहे हैं, बर्थ कंट्रोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन का जो रेट है, पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, इंक्रीज होने का जो रेट है वो कंट्रोल हुई है, कम हुई है। कह रहे हैं कुछ ऐसे 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बताइए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में जिसकी वजह से बहुत अच्छे तरीके से बर्थ कंट्रोल हो रहा है, और क्यों हम सहेली नाम के कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को बहुत अच्छा बता रहे हैं किसी वुमेन के लिए। ठीक, तो सबसे पहली बात कि ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं इसमें क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? एक तो हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, याद कर लेना, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, दूसरा जो हार्मोन होता है उसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, यही दोनों हार्मोन्स जो होते हैं वो एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो कि बर्थ कंट्रोल कराने में मदद करते हैं। अब क्यों भाई हम सहेली को एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहली बात, इसमें कोई भी स्टेरॉइड्स नहीं है, इसके साइड इफेक्ट ना के बराबर है, और इसे रोज खाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसे कोई महिला सप्ताह में 1 बार ही खाती है। ठीक है, तो ये साप्ताहिक गोली है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का भी आंसर लिख सकते हैं। अगेन अगला क्वेश्चन कह रहा है, मेंशन 1 एडवांटेज एंड 1 डिसएडवांटेज ऑफ एमनियोसेंटेसिस। यानी अब हमें उल्ववेधन प्रक्रिया का एक अच्छा बात लिखना है, एक बुरा बात लिखना है। ठीक है, उल्ववेधन यानी एमनियोसेंटेसिस जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में हम करते क्या है? इस प्रक्रिया में मान लो कोई एम्ब्रियो है ना, और आप सभी को पता है कि एम्ब्रियो को एक झिल्ली मेम्ब्रेन घेर कर रखती है, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं एमनियॉन। ठीक है,
इस एमनियन के अंदर कुछ भरा होता है, ठीक है। ये जो एमनियन का जो मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो भरा होता है, इसे हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, द्रव, है ना। अब करते क्या है कि एक टेस्ट करते हैं जिसमें हम इस एमनियोटिक फ्लूइड को किससे निकाल लेते हैं, इंजेक्शन से। इंजेक्शन से हमने इस एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लिया, चलो शॉर्ट फॉर्म में इसको AF लिख देती हूँ, ठीक है। इस एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होता है, सेल्स होते हैं, किसके, एम्ब्रियो के। इसी सेल्स का हम टेस्ट करते हैं और अब जाकर के हम किसी एम्ब्रियो की बीमारी पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो एमनियोसेंटेसिस का एडवांटेज ये है कि ये एम्ब्रियो के सेल्स प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से हम उसके सेल के अंदर, अब सेल मिल गया तो सारे के सारी जेनेटिक कॉम्बिनेशंस मिल जाएगी, हम उनके सेल के अंदर क्या पता कर सकते हैं कि उनको क्या कोई बीमारी है, कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, जैसे कि कोई क्रोमोसोमल डिजीज तो नहीं है, कोई डाउन सिंड्रोम जैसी बीमारी नहीं है, सिकल सेल जैसी बीमारी नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें हम पता कर सकते हैं, तो ये तो प्लस पॉइंट है। लेकिन माइनस पॉइंट इसका क्या है, माइनस पॉइंट ये है कि क्या करते हैं लोग कि एमनियोसिंथेसिस प्रोसेस में ये क्या करने लगते हैं, सेक्स का जांच करने लगते हैं। ये देखने लगते हैं कि मेल बच्चा है कि फीमेल। अब क्यों पता चल गया ये, क्योंकि हमें एम्ब्रियो की सेल मिल गई है, एम्ब्रियो की सेल मिल गई, इसका मतलब हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा लड़का है कि लड़की है। लड़की पता होते ही लोग क्या करा देते थे, भ्रूण हत्या करा देते थे। तो एमनियोसेंटेसिस की एक अच्छी बात तो ये है कि जितनी भी जेनेटिक दिक्कतें हैं, डिसऑर्डर्स हैं, वो हमें पता लग जाएगी, हम बच्चे का इलाज पहले ही कर लेंगे, ठीक। लेकिन इसका माइनस पॉइंट ये है कि लोगों ने इसका डिसएडवांटेज ले लिया कि उन्होंने बच्चों के लिंग की जांच करने लग गए, मेल फीमेल देखने लग गए और भ्रूण हत्या कराने लग गए। तो ये एक क्या है, कानूनन अपराध है। तो एक प्लस पॉइंट, एक माइनस पॉइंट हम लिख लेंगे। अगेन क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कंबाइंस एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स, ठीक है। अब आपको पता है ये दोनों के दोनों हॉर्मोन्स जो होते हैं ना, ये हमें कहां पर देखने को मिल रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर क्या कर रहे हैं, बर्थ कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में हमें लिखना है। कह रहा है सिग्निफिकेंस प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का ये है कि ये कॉन्ट्रासेप्शन में भूमिका निभाते हैं। ऐसी भूमिका निभाएंगे कि ये प्रिवेंट कर देंगे प्रेगनेंसी को और ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देते हैं। साथ ही साथ ध्यान देना, ओव्यूलेशन इनहिबिट कर रहे हैं, साथ ही साथ सर्वाइकल म्यूकस थिक करते हैं, जिससे स्पर्म अंदर नहीं घुस पाता। ऑल्सो इम्प्लांटेशन को बिल्कुल प्रिवेंट कर देते हैं, ताकि किसी मम्मी के यूटेरस में इम्प्लांटेशन भी ना हो पाए, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का, इससे पिल्स बनाई जाती है। इसको दवा के रूप में भी खा सकते हैं, इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं, इम्प्लांट भी लगवा सकते हैं, जिस भी तरीके के ऑप्शंस महिला को चाहिए इन हॉर्मोन्स के कॉम्बिनेशंस वो उस तरीके से ले सकती है। अगला क्वेश्चन, What are the condition in which medical termination of pregnancy is advised? यानी ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसमें MTP कराने की सलाह दी जाती है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा सकते हैं, ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराने की एडवाइस तब दी जाती है जब, याद रखना कुछ कंडीशन है, हर कंडीशन में MTP लीगल नहीं है ना। तो एमटीपी लीगल किस किस कंडीशन में है, याद रखना। सबसे पहली बात, अगर बच्चे से उस माता की जिंदगी को कोई खतरा है, समझ आई। पहला क्या है, पहला है कि प्रेगनेंसी पोजेसेस अ रिस्क टू द मदर्स लाइफ। अगर एक प्रेगनेंसी किसी महिला में है, उस प्रेगनेंसी की वजह से उस माता के शरीर में मरने तक का खतरा है, ठीक है। तो इस दिक्कत में एमटीपी करा सकते हैं, अबॉर्शन करा सकते हैं। अगला,
मान लो कोई मेंटल फिजिकल हेल्थ वाली दिक्कत है, यानी माता का दिमागी संतुलन सही नहीं है, उसको फिजिकल बहुत सारी दिक्कतें हैं, तब भी एमटीपी करा सकते हैं। इफ देयर इज अ substantial risk of the child being born with a serious abnormality, कभी कभी ऐसा होता है कि पहले ही पता चल जाता है कि ये जो बच्चा पैदा होने वाला है ये एबनॉर्मल है, क्या पता उसका हाथ सही से काम ना करे, पैर ना काम करे, दिमाग ना काम करे, शरीर ना काम करे, कोई रोग हो गया उसको। तो इस कंडीशन में एक अनहेल्दी बेबी को डिलीवरी ना कराने के लिए भी एमटीपी करा सकते हैं। और इन केस ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी फ्रॉम सर्कमस्टांसेस लाइक रेप, ठीक है, रेप के केसेस में भी मान लो कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई तो एक अनवांटेड प्रेगनेंसी है, इस केस में भी एमटीपी करा सकते हैं। अदर रीजंस में भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मिसकैरेज वगैरह हो गया है या फिर फीटस में कोई भयंकर बीमारी है, तो इन सब कंडीशन में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को लीगल किया जाता है। अनदर क्वेश्चन, कमेंट ऑन द इसेंशियल फीचर्स रिक्वायर्ड फॉर एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए। व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्टिव? एक ऐसा मेथड जिसके जरिए प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जाता है ना, मतलब कि बर्थ कंट्रोल कर दिया जाता है, यानी कि अब बच्चा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए में दो चीजें हो सकती हैं, अब चाहिए ही नहीं, अब कुछ महीनों या सालों के लिए नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से हम उसको देखेंगे, शायद आपके लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आएगा भी, तो वहां पर हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो कमेंट ऑन द इसेंशियल फीचर, एक कॉन्ट्रासेप्टिव, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, हमसे ये पूछा गया है। तो सबसे पहली बात कि जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव चीजें हैं ना वो इजिली अवेलेबल हो, ऐसा नहीं है कि हमें कॉन्ट्रासेप्टिव चीजें खरीदने के लिए बहुत दूर जाना पड़े, है ना। तो अगर दूर रहेगा तो क्या होगा, वही इनकन्वीनियंस होगा लोगों को कि वो जाएंगे नहीं, है ना। तो इजिली अवेलेबल होने चाहिए, मेडिकल स्टोर वगैरह पे आपको आसानी से मिल जाए। इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विथ लीस्ट और नो साइड इफेक्ट, अब भाई एक तो बढ़िया होने चाहिए जिससे रिजल्ट बढ़िया हो, है ना, मतलब ऐसा ना हो कि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं फिर भी बच्चे पैदा हो जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, रिवर्सिबल होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक ही बार करा लिया खत्म, नहीं, रिवर्सिबल होनी चाहिए। ऑल्सो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, बिल्कुल हार्मलेस होना चाहिए। कह रहे हैं नो इंटरफेरेंस विद द सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर, यूजर का जो सेक्सुअल डिजायर है, सेक्सुअल ड्राइव है, उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना, उनमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। एंड ऑल्सो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कि एकदम आसानी से क्या होना चाहिए, यूज करने वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत उसके लिए पढ़ाई करनी पड़े, है ना, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। तो ये है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो कि ऐसे होने चाहिए। अब आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर, ठीक है, ध्यान से देखो, दो पार्ट में क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है अ ब्लड टेस्ट रिपोर्टेड नेगेटिव फॉर एचसीजी, समझ आई, यानी एक ब्लड टेस्ट किया गया है जिसमें एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन नेगेटिव है, नहीं पाया गया है। व्हाट डज नेगेटिव एचसीजी इंप्लाई, इस नेगेटिव एचसीजी का क्या मतलब है। नेम द टिश्यू विच प्रोड्यूस एचसीजी, इस हार्मोन को कौन सा टिश्यू प्रोड्यूस कर रहा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा कह रहा है इफ अ ब्लड टेस्ट रिपोर्टेड पॉजिटिव फॉर एचसीजी, मान लो कि ब्लड टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है एचसीजी के लिए, then which other hormones would also be secreted by the tissue secreting HCG, यानी हमें बताओ और भी अदर कौन से हार्मोन वहां से उस टिश्यू से सिक्रीट हो रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे कि HCG जब ब्लड में नेगेटिव है तो क्या मतलब है, ठीक है। कह रहे हैं और नेगेटिव एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन है, ये अगर किसी टेस्ट में नेगेटिव आ रहा है, मतलब नहीं उसकी मात्रा पता चल रही है, तो इसका मतलब है कि ब्लड में एचसीजी नहीं है, और ब्लड में एचसीजी नहीं है इसका मतलब एब्सेंस है प्रेगनेंसी की, महिला प्रेग्नेंट नहीं है। कौन सा टिश्यू एचसीजी को प्रोड्यूस करता है, तो एचसीजी इज प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट just after implantation, then later on HCG is produced by the trophoblast cells of
प्लेसेंटा। यानी कि आप कह सकते हो कि जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है ये HCG हार्मोन प्रोड्यूस होता है किससे, ट्रोफोब्लास्ट से, बाद में प्रोड्यूस होने लगता है प्लेसेंटा से। अगर HCG है इसका मतलब महिला प्रेग्नेंट है, अगर HCG नहीं है इसका मतलब महिला प्रेग्नेंट नहीं है। तो अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे जाते हैं कि अब हम मानते हैं कि HCG इज पॉजिटिव, यानी ब्लड में HCG है। ब्लड में अगर HCG है तो जो टिश्यू इसको सिक्रीट कर रहा है वो है प्लेसेंटा के टिश्यूज, है ना। ऑल्सो ये कुछ अदर तरीके के भी प्रेगनेंसी सिम्टम्स दिखाने लगते हैं और बहुत सारे हॉर्मोन्स ऑल्सो रिलीज करते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्यों रिलीज कर रहा है, ताकि अब भाई प्रेगनेंसी क्लियर है ना, प्रेगनेंसी है तो इस केस में यूटेरस की दीवार को मजबूत होना पड़ेगा ताकि एम्ब्रियो उसमें चिपका रहे। तो प्रोजेस्टेरॉन यूटेरस की लाइनिंग को मेंटेन करने का काम करेंगे। ऑल्सो प्रोड्यूस होगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करेंगे, एस्ट्रोजन फीटल डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगी और बच्चे के शरीर का अच्छे से ध्यान रखेगी। एक और हार्मोन होता है HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ मिल्क बिफोर पार्चुरेशन। जब पार्चुरेशन हो जाएगा तब फिर क्या होगा, अनदर टाइप ऑफ हार्मोन इसको सिक्रीट करेंगे। एक और हार्मोन है रिलैक्सिन, जो कि सर्विक्स की तरफ क्या करता है, सर्विक्स को फैलाने का काम करता है जब प्रसव का टाइम आता है। तो ये कुछ हार्मोन्स हैं जो रिलीज होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स टेकन बाय ह्यूमन फीमेल्स। हमें बताओ कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं ये जो फीमेल किसी फीमेल के द्वारा लिया जा रहा है तो उसका मोड ऑफ एक्शंस क्या है, और मेंशन करना है हमें इसके इफेक्टिव आउटकम्स। अगेन उसी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ये, जिसमें मोड ऑफ एक्शन सबसे पहले किसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के लिए देखते हैं, जो कि एक बर्थ कंट्रोल पिल्स होती है जिसमें प्रेगनेंसी नहीं अकर करती है जनरली, अगर कोई महिला इसको खा रही है तो। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में सिंथेटिक हॉर्मोन्स होते हैं लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जिसको मिलाकर एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बनाया जाता है। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं जिनके अंदर हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को इनहिबिट कर देती है ताकि ओव्यूलेशन ना हो पाए, है ना, एग ना निकल पाए। दे ऑल्सो थिकन सर्विकल म्यूकस, ये सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देते हैं, जिससे जो स्पर्म होता है ना वो एंट्री नहीं कर पाता है फीमेल बॉडी में। ठीक है, एंड ऑल्सो यूटेरस की जो दीवार होती है उसको इस तरीके का बना देंगे कि अगर मान लो किसी भी चांस से मान लो जाइगोट बन गया है और इम्प्लांटेशन करने के लिए यूटेरस की तरफ आ रहा है, तो उसकी दीवार में वो चिपक ही नहीं पाएगा, है ना। उसकी दीवार को भी वो क्या करती हैं, अनइवन, बेकार बना देती हैं। और ये सारी कंडीशंस इस वजह से करती हैं ताकि एक महिला में प्रेगनेंसी ना हो, और इसी वजह से ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। ठीक है, कैसे खाते हैं इसको, ये जो पिल्स हैं इसको जैसे कुछ अलग अलग टाइप के पिल्स होते हैं। जनरली ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं उसको 21 दिनों तक रोज खाना होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन के समय जब ब्लीडिंग हो रही है तो इनको नहीं खाना होता है। मेंस्ट्रुएशन के 5वें दिन से इनको दोबारा से खाना होता है। ठीक, तो पिल्स आर टेकन डेली फॉर 21 कॉन्जिक्यूटिव डेज, लगातार 21 दिनों तक खाते हैं। पीरियड्स के समय नहीं खाते, पीरियड्स के 5वें दिन से दोबारा से इसको खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आफ्टर अ 7 डे पिल फ्री इंटरवल द नेक्स्ट पैक बिगिंस, यानी कि मान लो एक पूरा का पूरा पत्ता खत्म हो गया, 7 दिन का गैप रखते हैं, फिर दोबारा से हम ये पैकेज शुरू करते हैं। इस तरीके से शेड्यूल होता है, इसको खाया जाता है। अगेन अगला क्वेश्चन, व्हाई इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सो नेम्ड, IVF हमने इसको क्यों नाम दिया है, स्टेट इट्स इंपॉर्टेंस, हमें इनके इंपॉर्टेंस बताइए, और हमें डिफरेंस बताना है GIFT एंड ZIFT में। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं क्यों हमने इसको IVF नाम दिया है। अब ध्यान देना, क्या लिखा हमने, IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो
फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं पात्रे निषेचन। ठीक है, इस आईवीएफ के प्रोसेस में जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, ध्यान देना, इस फर्टिलाइजेशन को कहां पर कराते हैं? शरीर से बाहर। जनरली फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? शरीर से अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर। लेकिन इस प्रोसेस में हम फर्टिलाइजेशन शरीर से बाहर कराते हैं। कहां पर कराएंगे? लैब में। ठीक है, अब लैब में भी कहां पर फर्टिलाइजेशन होता है? लैब में भी इसको कराते हैं टेस्ट ट्यूब में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई लैब में कैसे कराएंगे? तो लैब में फीमेल बॉडी से एग निकाल लेते हैं, है ना, मेल बॉडी से स्पर्म निकाल लेते हैं, इन दोनों को ले जाते हैं टेस्ट ट्यूब में, और टेस्ट ट्यूब में इनका क्या कराते हैं? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हमें पता है टेस्ट ट्यूब में इनका जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बन जाएगा? जाइगोट। अब इस जाइगोट को किसके बॉडी में डाल देते हैं? फीमेल बॉडी में। और जाइगोट किस तरीके से बड़ा हो रहा है? उसके नंबर के आधार पर, है ना, उसके सेल नंबर के आधार पर। ठीक, अब क्योंकि ये सारा का सारा प्रोसेस हम शरीर से बाहर कर रहे हैं, इसी वजह से इसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। पात्र निषेचन या अंतः पात्र निषेचन, कुछ भी आप इसको हिंदी में लिख सकते हो। आईवीएफ हमने इस वजह से इसको कहा है क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो है इसे हमने शरीर से बाहर किसी पेट्री डिश या टेस्ट ट्यूब में कराया है लैब के अंदर, इसी वजह से इसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि मान लो कोई कपल बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा है, इनफर्टाइल है, बहुत दवाइयां कर चुका है, बहुत चीजें कर चुका है, फिर भी बच्चे नहीं पैदा कर पा रहा, तो इस कंडीशन में वो इस टेक्निक का यूज करता है। अब मान लो किसी महिला का फैलोपियन ट्यूब ही ब्लॉक है, या फिर किसी मेल में स्पर्म काउंट ही बहुत लो है, या फिर कोई अदर तरीके के इनफर्टाइल इश्यूज हैं उनकी बॉडी में जो कि दवाई और किसी भी टेक्निक से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में वो आईवीएफ का इस्तेमाल करके बच्चे पैदा कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है इनेबल्स कंसेप्शन व्हेन नेचुरल मेथड फेल। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? नेचुरल मेथड क्या होंगे? जब फेल हो जाते हैं, जब बहुत सारी चीजें करने के बाद भी बच्चे पैदा नहीं होते, तो इस टेक्निक की तरफ कपल्स आते हैं और बच्चे पैदा करने में समर्थ हो पाते हैं। कह रहे दो चीजों में डिफरेंस बताना था, एक था GIFT, एक था ZIFT। ठीक है, चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आते हैं GIFT पे। ठीक है, GIFT का मतलब होता है हमने क्या डालना है? गैमीट। किसके अंदर डालना है? फैलोपियन के। तो अंदर का मतलब इंट्रा, F का मतलब फैलोपियन, और डालने का मतलब क्या करना है? ट्रांसफर करना है। यानी हमने क्या करना है? गैमीट को फैलोपियन के अंदर ट्रांसफर करना है। ठीक है, ये GIFT किसके अंदर करते हैं? ऐसी फीमेल के अंदर करते हैं, है ना। अब किसी फीमेल में गैमीट हम क्यों डालेंगे? तब डालेंगे जब वो फीमेल एग नहीं बना सकती, यानी उसकी बॉडी में कोई ऐसी दिक्कत है कि उसमें एग नहीं बन रहा। ठीक है, इस कंडीशन में हम एक डोनर फीमेल लेते हैं, इस डोनर फीमेल के एग को हम उसके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं और इस तरीके से महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। यही ZIFT का क्या मतलब है? ध्यान से समझना। Z का मतलब होता है जाइगोट। हमने क्या डालना है? जाइगोट। जाइगोट को डालना है कहां पर? फैलोपियन के अंदर, इंट्रा फैलोपियन। क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। यानी अब हमने क्या ट्रांसफर करना है? जाइगोट को। कहां पर? फैलोपियन के अंदर। कब करेंगे हम ट्रांसफर? भाई जब किसी जाइगोट को हमने टेस्ट ट्यूब टेक्निक से बना लिया है,
ठीक है, मान लो हमने जाइगोट को 8 से 16 सेल्स की अवस्था तक बड़ा किया है। अब हम इस जाइगोट को जब किसी फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे तो इस टेक्निक को हम जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो GIFT ZIFT का फुल फॉर्म हमने लिख दिया है। GIFT इज गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ZIFT इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्या डेफिनेशन लिखेंगे? GIFT में हमने क्या ट्रांसफर करना है? GIFT में हमें ओवम ट्रांसफर करना है फेलोपियन ट्यूब में। ZIFT में हमें क्या ट्रांसफर करना है? जाइगोट ट्रांसफर करना है फेलोपियन ट्यूब में। लेकिन याद रखना 8 सेल तक के जाइगोट को हम ट्रांसफर करते हैं, बहुत बड़े जाइगोट को ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्यों? बड़ा जाइगोट फेलोपियन ट्यूब में आ ही नहीं पाएगा, डेवलप ही नहीं हो पाएगा। बड़े जाइगोट को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? यूटेरस में। तो कम अर्ली एम्ब्रियोज को हम फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है GIFT में? बॉडी के अंदर। क्यों? क्योंकि हमने गैमीट डाल दिया है, तो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा। लेकिन ZIFT में हमने जाइगोट ऑलरेडी बनाया है, और जाइगोट हमने कहाँ बनाया है? टेस्ट ट्यूब में। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन शरीर से बाहर होगा। प्रोसीजर में क्या करते हैं? हेल्दी फेलोपियन ट्यूब का फर्टिलाइजेशन में हम यूज करते हैं। ठीक है, यहां पर हम जाइगोट को 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक बड़ा करते हैं, उसके बाद फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, कह रहे सुटेबल होता है ऐसे कपल्स के लिए। कौन सा? GIFT, जहां पर फीमेल जो है उसका ओवम सही से नहीं बन रहा, या फिर उनको सर्वाइकल इशू है, या फिर उनकी बॉडी में फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट के लिए सुटेबल इन्वायरमेंट नहीं है। ZIFT कब होगा? तब होगा जब उनका फेलोपियन ट्यूब ही ब्लॉक है, उसमें स्पर्म नहीं आ पा रहा, ना तो जाइगोट ट्रांसफर आगे की तरफ हो रहा है, और ये एक नेचुरल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से भी अगर बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे हैं तो इस कंडीशन में हम ZIFT करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द IUI एंड IUT मेथड इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। IUI और IUT मेथड के बारे में हमें बताना है। ठीक है, ध्यान से देखना। IUI का मतलब है इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, यानी एक ऐसा प्रोसीजर जहां पर हम कंसंट्रेटेड स्पर्म को अच्छे से वॉश करके इसको डायरेक्टली किसी फीमेल एग में ट्रांसफर कर देते हैं, या फिर फीमेल के यूटरस में ट्रांसफर कर देते हैं, तो इसे हम IUI कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है? स्पर्म को कलेक्ट किया है, कहां से? मेल बॉडी से। ठीक है, उसके बाद हम लैब में उस स्पर्म के सारे इंप्योरिटीज रिमूव करते हैं, फिर उस स्पर्म को बिल्कुल अच्छा बनाकर हम क्या करेंगे? हम बहुत अच्छे से उसकी सारी जांच, उसकी सारी प्रोसेसिंग वगैरह कर कर उसे फीमेल के यूटेरस में डाल देते हैं। अब ये यूटेरस से फिर फेलोपियन ट्यूब में जाएगी, फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करेगी। ये जो प्रक्रिया है इसे हम इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन कहते हैं, यानी हमने स्पर्म को यूटेरस में डाल दिया है। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि भाई मेल बॉडी का स्पर्म काउंट काफी कम है ना। तो मेल में अगर इनफर्टिलिटी है, किसी दिक्कत है कोई ऐसी कि मेल का स्पर्म काउंट बहुत कम है, या फिर मेल के स्पर्म की मोर्टेलिटी बहुत कम है, तो इस कंडीशन में हम उनके स्पर्म को पहले ही लेकर के उसको अच्छे से प्रोसेस करके फिर फीमेल यूटेरस में डाल देते हैं। ठीक है, या फिर कोई ऐसा अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है मेल बॉडी में, उस दिक्कत में भी हम क्या कर सकते हैं? IUI का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब व्हाट इज IUT? IUT प्रोसेस देखो, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। किस चीज का ट्रांसफर? किस चीज का ट्रांसफर? एम्ब्रियो का ट्रांसफर, याद रखना। ठीक है, हमने कहा चलो मान लो टेस्ट ट्यूब में हमने मेल एंड फीमेल गैमेट लिए, उनका फर्टिलाइजेशन कराया, जाइगोट बनाया। जाइगोट अब धीरे धीरे एम्ब्रियो में बदल रहे हैं और बड़े एम्ब्रियो में बदल रहे हैं, यानी 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा बड़े एम्ब्रियो में बदल रहे हैं। अब इस बड़े एम्ब्रियो को हम फेलोपियन ट्यूब में तो डालेंगे नहीं, वहां पर उसका सर्वाइवल बहुत ही दिक्कत वाला हो जाएगा। तो अब हम इस 8 ब्लास्टोमियर वाले एम्ब्रियो को कहां पर डाल देते हैं? कम से कम 32 सेल वाले एम्ब्रियो को हम अब फीमेल के यूटेरस में डाल देते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम IUT कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। किसका?
एम्ब्रियो का ट्रांसफर कहां पर, यूटेरस में। इस प्रोसेस में हमने क्या किया, इस प्रोसेस में हमने फर्टिलाइजेशन कराया एग का और स्पर्म का शरीर से बाहर आईवीएफ प्रोसेस में। ठीक है, हमने जो एम्ब्रियो बनाया उसे 16 से 32 सेल वाली स्टेज तक बड़ा किया। जब बड़ा एम्ब्रियो हो गया तो हम इसको कहां पर प्लेस कर देते हैं, यूटेरस में, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं आईयूटी। ठीक है, ये क्यों किया जाता है, मान लो महिला में फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है या फिर बहुत अलग तरीके के उनमें दिक्कतें हैं जिससे एम्ब्रियो डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, तो इन सारे कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं, आईयूटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेम एंड एक्सप्लेन अ सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दैट कैन बी अडॉप्टेड बाय द मेल पार्टनर ऑफ अ कपल। यानी एक ऐसा सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बताइए जिसे एक मेल पार्टनर जो होता है वो अडॉप्ट कर सकता है। अब याद रखना, ये एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है जो परमानेंट है ना, परमानेंट। ऐसा क्यों, क्योंकि इस प्रोसेस में जैसे एक एज के बाद 40-45 के बाद लोगों को जनरली बच्चे नहीं चाहिए होते, उनको पता है कि उनके 1-2 बच्चे हैं, काफी एज के हो चुके हैं, अब उनको बच्चा नहीं चाहिए, तो वो परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज करते हैं जिसमें वो सर्जरी कराते हैं, जिसे आप बंध्यकरण भी कहते हो, बहुत जनरली से नसबंदी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये मेल पार्टनर के लिए पूछ रहा है, वैसे होता तो ये फीमेल पार्टनर में भी है। ठीक है, तो मेल पार्टनर जनरली वेसेक्टोमी का यूज करते हैं। वेसेक्टोमी को हम पुरुष नसबंदी भी कहते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा परमानेंट सर्जिकल मेथड होता है जिसमें परमानेंट, याद रखना, स्थायी तरीके से स्टरलाइजेशन होता है, और इस स्टरलाइजेशन प्रोसेस में मेल के सीमन में स्पर्म इजैक्यूलेट नहीं होगा, शरीर से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, इस प्रोसेस में करते क्या है, आपको पता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में वॉस डिफरेंस कितने होते हैं, 2। इन वॉस डिफरेंस को काट कर बांध दिया जाता है जिससे मैच्योर स्पर्म ऊपर की तरफ नहीं बढ़ पाते। ठीक है, जिससे जो स्पर्म होते हैं वो सीमन में जाकर के मिक्स नहीं हो पाते, और इंटरकोर्स के प्रोसेस में इजैक्यूलेशन में सीमन में स्पर्म होता ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, परमानेंटली अब महिला के बॉडी में जो सीमन गया उसमें स्पर्म ही नहीं है, तो जब स्पर्म नहीं है तो महिला प्रेग्नेंट ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर है इसमें वॉस डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है, बहुत ही हल्का सा, बहुत ही छोटे से कट के साथ ये प्रक्रिया होती है। तो ये एक माइनर प्रोसीजर है जिसे लोकल एनेस्थीसिया प्रोसेस से जनरली कराते हैं। इफेक्टिव कितना है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, 99% आप कह सकते हो 100% के आसपास इसका सक्सेस रेट है। ठीक है, ये अगर किसी ने करा लिया तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, है ना। इट डज नॉट अफेक्ट टेस्ट लेवल, कुछ भ्रांतियां हैं। ठीक है, तो इस चीज को ये जो प्रोसेस है वेसेक्टोमी का, उसमें लोगों को कुछ भ्रांतियां हैं कि क्या पता मेल हार्मोन में कुछ गड़बड़ हो जाए, तो ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं होता। टेस्टोस्टेरोन लेवल को कोई दिक्कत नहीं होती, सेक्सुअल फंक्शन को कोई दिक्कत नहीं होती, स्पर्म प्रोडक्शन को भी कोई दिक्कत नहीं होती। अब एक और चीज, क्या इसको रिवर्स कर सकते हैं, एक बार ये प्रोसेस करा लिया तो क्या हम दोबारा से पहले जैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं रिवर्सिबल पॉसिबल है कुछ केसेस में, लेकिन गारंटीड नहीं है, इसके लिए अलग ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, अब क्योंकि हमने इसको पहले से ही परमानेंट मेथड नाम दे दिया है, तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि परमानेंटली ये क्या कर देता है, बर्थ कंट्रोल कर देता है। ठीक, अब यहां पर कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, उसको क्या करना है, फुल फॉर्म लिखनी है। ठीक है, और हमें यहाँ पर एक और भी चीज बतानी है कि किस तरीके का जो प्रोसीजर होता है जो कि आईवीएफ में होता है, और ये जो आईवीएफ के प्रोसीजर में इसमें से ऐसा कौन सा, ABCD में से ऐसा कौन सा है जिसको हम आईवीएफ में नहीं लिख सकते हैं, हमें इसका आंसर भी देना है। सबसे पहली बात, फुल फॉर्म लिखते हैं, ZIFT is zygote intrafallopian transfer, ICSI is intracytoplasmic sperm injection, IUT is intrauterine transfer, GIFT is gamete intrafallopian transfer।
ठीक है, ये 4 हैं, हमें बताना है आईवीएफ में इसमें से हम कौन सा प्रोसीजर यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आईवीएफ का जो प्रोसेस है उसका नाम सबसे पहले देखो क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ यानी फर्टिलाइजेशन शरीर से बाहर कराना। ठीक, अब आपको पता है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में हम फर्टिलाइजेशन शरीर से बाहर कराते हैं। ICSI भी कह सकते हो, एक टेक्निक के तौर पर हम IVF में लेकर चल रहे हैं। ठीक है, IUT की अगर हम बात करें तो ये भी IVF का एक टेक्निक है, लेकिन एक गैमीट को किसी फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना, क्या हम इसको कंसीडर करते हैं इन विट्रो में? तो कह रहा है अमंग द मेथड लिस्ट GIFT, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कांट बी कंसीडर्ड अ प्रोसीजर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्यों? क्योंकि GIFT प्रोसेस में हम इन वीवो फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, ध्यान देना, इन वीवो फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि गैमीट को बॉडी के अंदर डाला है और फर्टिलाइजेशन शरीर से अंदर हो रहा है। इसका मतलब है कि फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन नहीं है बल्कि इन वीवो फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, आईवीएफ हम तभी लेकर चलते हैं जब हम फर्टिलाइजेशन शरीर से बाहर कराएं, जाइगोट, एम्ब्रियो या चीजें शरीर से बाहर बनाएं। ठीक है, अगेन अगला क्वेश्चन कह रहा है लिस्ट 2 रीजंस दैट मेक कॉपर रिलीजिंग आईयूडी एज इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव। हमें बताइए 2 रीजन जिससे कॉपर रिलीजिंग आईयूडी एक इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव है। फिर कह रहा है एक्सप्लेन हाउ द इनटेक ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रिवेंट प्रेगनेंसी इन ह्यूमन। अगेन कह रहा है कि हमें बताइए कि कैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकती है। आपको मैंने पहले ही बताया कि जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी होते हैं वो क्या निकालते हैं, कॉपर आयंस निकालते हैं। कॉपर आयंस जो होते हैं वो स्पर्म की जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है, मोटालिटी है, उसको सुप्रेस कर देते हैं, कम कर देते हैं, क्योंकि कॉपर आयंस जो होते हैं वो स्पर्म के लिए टॉक्सिक है, जिसकी वजह से एग तक स्पर्म नहीं पहुंच पाता है और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। ऑल्सो एक और चीज करते हैं, ये यूटेरस को अनसुटेबल बना देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए, क्योंकि यूटेरस में ही ये आईयूडी लगे हुए हैं। ठीक है, तो कॉपर आयंस जो होते हैं वो स्पर्म को फैगोसाइटोसिस बढ़ा देते हैं, स्पर्म को खाने लग जाते हैं, खत्म करने लग जाते हैं। साथ ही साथ यह यूटेरस में कुछ इस तरीके के रिस्पॉन्स देते हैं जिसकी वजह से यूटेरस के एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है वहां पर किसी भी कंडीशन में अगर जाइगोट बन भी गया तो वो फर्टिलाइजेशन के बाद आकर के चिपक नहीं पाता, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता। ठीक है, दूसरा, क्यों ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज लोग कर रहे हैं और ये प्रेगनेंसी प्रिवेंट कर रहा है? ऑलरेडी हमने इसको समझा है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होते हैं ये प्रेगनेंसी प्रिवेंट करते हैं क्योंकि इसके अंदर है सिंथेटिक हॉर्मोन्स। कौन कौन से? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। क्या करते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या नहीं होता? ओव्यूलेशन नहीं होता। अब क्योंकि हमने सुप्रेस कर दिया है ओव्यूलेशन को, ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा है, एग निकल ही नहीं पा रहा है, तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, है ना। साथ ही साथ एक और बात करते हैं, ये सर्वाइकल म्यूकस को भी थिक कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म को बहुत दिक्कत होती है शरीर के अंदर जाने में। साथ ही साथ ये एंड्रोमेट्रियम की लाइनिंग को क्या करते हैं? थोड़ा अलग तरीके का बना देते हैं, जिसकी वजह से अगर इन एनी चांस अगर प्रेगनेंसी के लिए जाइगोट बन भी गया तो इम्प्लांटेशन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि यूटेरस की लाइनिंग सही नहीं है। तो इस तरीके से ये इफेक्टिव प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने वाली टेक्निक है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। एंड गाइस, अब हम चलते हैं अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखना है ना। क्वेश्चन कह रहा है श्याम और राधा अपना पहला बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है,
राधा बीइंग इन हर सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी विथ नो कॉम्प्लिकेशन, दूसरे महीने की प्रेगनेंसी में राधा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। श्याम की फैमिली हिस्ट्री में एक खतरनाक बीमारी है विच इज सिस्टिक फाइब्रोसिस, और राधा की फैमिली हिस्ट्री में डाउन सिंड्रोम नाम की खतरनाक बीमारी है। ठीक है, अब इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं हमारे बच्चे को भी तो ये दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब इनको सजेस्ट करिए कि ऐसा कौन सा टेस्ट कराएं कि उनके जेनेटिक डिसऑर्डर के रिस्क को पता लगाया जा सके। दूसरा कह रहा है इन केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वन और बोथ ऑफ द एबनॉर्मलिटीज, मान लो इनमें से कोई भी दिक्कत इस बच्चे के शरीर में है जिससे कि मम्मी के भी हेल्थ को खतरा है, तो हमें कोई पॉसिबल ऑप्शन बताइए ताकि राधा सेफ रहे, है ना, अपनी प्रेगनेंसी में सेफ रहे। तीसरा कह रहा है अंडर व्हाट कंडीशन इज द प्रोसेस मेंशन्ड इन बी इज इनलीगल, कह रहा है कि ऐसा कौन सा कंडीशन होगा कि जो हम बी वाला प्रोसेस कराना चाहते हैं वो इलीगल हो सकता है। ठीक है, सबसे पहली बात कह रहा है दे कैन ऑप्ट फॉर पेरेंटल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग सच एज एमनियोसेंटेसिस। सबसे पहली बात कि उनको पता लगाना है कि दिक्कत है या नहीं है ना, तो कैसे पता लगा सकते हैं, एक टेस्ट करा सकते हैं एमनियोसेंटेसिस, जिसमें जो एम्ब्रियो है उसके फ्लूइड को निकाला जाएगा, उसके एमनियोटिक फ्लूइड में एम्ब्रियोनिक सेल्स होंगी, सेल्स में जो दिक्कत है उससे सब कुछ पता चल जाएगा कि उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं। ठीक है, तो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक से हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। ये क्या होता है ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एमनियोटिक फ्लूइड जो होते हैं एम्ब्रियो को ढक कर रखते हैं। ठीक है, अब एमनियोटिक सैक में यानी एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में एक फ्लूइड भरा होता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, इसी के अंदर एम्ब्रियो रहता है ताकि एम्ब्रियो को दिक्कत ना हो, एम्ब्रियो को झटके ना लगे। ठीक है, इस एमनियोटिक फ्लूइड को क्या किया जाता है, निकाला जाता है। उस एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होते हैं, फीटस के सेल्स होते हैं। ठीक है, इसका जो परीक्षण होता है जनरली 14 से 16वें हफ्ते में कर लिया जाता है, क्योंकि राधा ऑलरेडी 2 महीने की प्रेग्नेंट है तो उसका ऑलरेडी टेस्ट ये हो सकता है। ठीक है, इस फ्लूइड में फीटल सेल्स मौजूद होते हैं, सेल्स मिल गया, सारे के सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है या तो उसको डाउन सिंड्रोम है, ये सब कुछ हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे को क्या दिक्कत है। तो ए वाली टेक्निक हम उनको रेकमेंड कर देंगे, ऐसा वो कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो उसको बहुत दिक्कत आ रही है, राधा को बहुत दिक्कत आ रही है और उसको ये बच्चा नहीं चाहिए क्योंकि उसको बहुत खतरनाक बीमारी हो सकती है, डॉक्टर ने बोल दिया इसको खतरनाक बीमारी है, तुम्हारी भी जान को खतरा है, तो इस कंडीशन में राधा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का सहारा ले सकती है अगर उसके चाइल्ड के लिए या उसके खुद के लिए बहुत खतरा है, एबनॉर्मलिटीज है, रिस्क है, डेथ रिस्क है, हेल्थ रिस्क है, तो इस केस में वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी अबॉर्शन का सहारा ले सकती है। ठीक है, कह रहे सिंस राधा इज इन हर सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, यानी 8वें हफ्ते की प्रेगनेंसी उसकी चल रही है, तो एमटीपी सेफ है। आपको पता है एमटीपी सेफ होता है 3 मंथ्स तक, है ना। 3 महीने के बाद अब बच्चा बड़ा हो जाता है ज्यादा माता के पेट में, तो क्या होता है, एमटीपी रिस्की हो जाता है। अब क्योंकि राधा सिर्फ 2 महीने की प्रेग्नेंट है तो एमटीपी सेफ है, लीगल भी है, करा सकते हैं, क्योंकि खतरनाक बीमारी बच्चे को निकल रही है, मम्मी को भी दिक्कत है उससे। ठीक है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत 20 हफ्ते से पहले के एम्ब्रियो को टर्मिनेट करा सकते हैं। अब राधा क्योंकि 8वें हफ्ते के ही स्टार्टिंग में है तो यहाँ पर आराम से एमटीपी हो सकता है। ठीक है, कह रहा अर्ली टर्मिनेशन 12 हफ्ते इज कंसीडर सेफर, यानी 12 हफ्ते 3 महीने तक के टर्मिनेशन सेफ माने जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हफ्ते बढ़ेंगे 3 महीने से ज्यादा होने लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, खतरनाक होता चला जाएगा। ठीक है, कह रहे एमटीपी स्ट्रिक्टली लीगल, ये लीगल कब है, जब किसी
एमटीपी स्ट्रिक्टली इलीगल। ये इलीगल कब है? जब किसी फीटस का सेक्स जांच कर कोई टर्मिनेशन कराने के लिए आगे बढ़ता है, ठीक है। जैसे एमनियोसिंथेसिस में पता लगाया गया कि वो मेल है या फीमेल है। इस दिक्कत के पता लगाने के बाद मेल फीमेल पता लग गया और अब जाकर के कोई एमटीपी करा रहा है, चाइल्ड के लिंग निर्धारण के बाद, लिंग जांच के बाद कोई एमटीपी करा रहा है, तो ये क्या है? इलीगल है। द प्रोसीजर मस्ट बी कंडक्टेड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी एमटीपी हमेशा एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से ही करानी चाहिए, अनुभवी डॉक्टरों और नर्सों के ही द्वारा करानी चाहिए, ठीक है। एमटीपी परफॉर्म्ड बाय एंड अनक्वालिफाइड पर्सन इज इलीगल। अगर आप किसी अनक्वालिफाइड, एक झोला छाप डॉक्टर के पास जाकर के एमटीपी कराने की चाहत रखते हो, तो वो एक इलीगल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें जान का खतरा हो सकता है। द प्रोसीजर मस्ट बी कैरिड आउट एट अ क्लिनिक। एक क्लिनिक में ये प्रोसीजर होना चाहिए, है ना, या तो हॉस्पिटल के अप्रूवल के साथ हॉस्पिटल में होना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट के ऑथराइजेशन से होना चाहिए। आप इसको कहीं भी नहीं करा सकते, अगर ऐसा कराते हो तो ये इलीगल है। एमटीपी परफॉर्म विदाउट द इन्फॉर्म कंसेंट ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन इज इलीगल। अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन की मर्जी के बिना किसी ने एमटीपी कराने की कोशिश करी, जैसे उसके पति ने, उसके मम्मी पापा ने, उसके सास ससुर ने उस पर प्रेशर डाला कि तुम अपने बच्चे को क्या करो, टर्मिनेट करा दो, उसकी मर्जी के बिना, तो ये भी क्या है? इलीगल है। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बियॉन्ड द लीगल प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, कह रहा है विच हैज बीन अमेंडेड बट ट्रेडिशनली रिक्वायर्ड वेरी स्पेसिफिक मेडिकल जस्टिफिकेशन आफ्टर 12 वीक्स एंड बियॉन्ड 24 वीक्स इज इलीगल अनलेस नेसेसरी टू सेव द लाइफ ऑफ द मदर। यानी कि अगर बच्चा ज्यादा ही बड़ा हो गया है, 3 महीने से ज्यादा बड़ा हो गया है, इस कंडीशन में एमटीपी इलीगल माना जाता है। लीगल तब माना जाएगा जब मान लो बच्चे से बहुत ही ज्यादा दिक्कत है माता को। कैसी दिक्कत? शारीरिक दिक्कत, जिससे उसके शरीर में कोई बीमारी हो सकती है, जान का खतरा हो सकता है, तब एमटीपी करा सकते हैं। तो इस तरीके से एमटीपी इलीगल होती है, और लीगल किस केस में है वो भी बता दी गई है, ठीक है। सारा का सारा इस हमने क्लास में खत्म कर दिया आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ खत्म कर ली है। इसी तरीके से आपके बाकी के सोल्यूशन वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं गाइज अगले चैप्टर में, जो कि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। थैंक यू सो मच।